हेलो, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्लास 10th का ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर को आज हम लोग थ्योरी पोर्शन जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, वीडियो पर आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आपका मानव नेत्र और उसके भाग, ये मैराथन क्लास रहेगी और आपको एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को क्लियर करने का मौका मिलेगा ताकि आप इसको कंप्लीट कर सकें। देखिए, मानव नेत्र। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगी चीजों को इसी के द्वारा देख पाते हैं। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। ये कैसा लेंस है? क्रिस्टलीय लेंस है। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, क्रिस्टलीय लेंस। तो क्रिस्टलीय लेंस होता है प्रकाश सुग्राही पर्दा, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इस पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल पर। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। इसमें सब इंपॉर्टेंट बातें मैंने जोड़ दी हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें इसमें हो सकती हैं। तो कह रहा है कि यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। लेंस दूर या नजदीक के सभी प्रकार की वस्तुओं का समायोजन कर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो याद रखिएगा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब आप इस चित्र को ध्यान से देख सकते हैं। ये आपका क्रिस्टलीय लेंस है, ये नेत्रोध होता है, श्वेत मंडल, पुतली ये है, परितारिका ये, दृष्टिपटल, दृष्टितंत्रिका। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे तो उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो इससे बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेत्र के विभिन्न भाग, परिचय और कार्य। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लेता है कि कॉर्निया क्या है और इसके कार्य बताइए। तो यहाँ पर आपको चीज को समझने में आसानी रहेगी। चलिए देखते हैं। नेत्र के विभिन्न भाग, परिचय और कार्य। कार्निया या स्वच्छ मंडल। नेत्र की काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग कॉर्निया कहलाता है, मतलब इसको कॉर्निया कहते हैं। यह नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है। देखो, ये दिख रहा है, ये इसको क्या कहते हैं? देखो ध्यान से, कॉर्निया, ये कॉर्निया दिख रहा है। ठीक। कार्य क्या है कि इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। यह नेत्र का सबसे मुलायम भाग होता है। तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं आगे कंजक्टिवा पे। इसको श्वेत पटल भी कहते हैं। ठीक, इसको और क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। तो कह रहा है कि अग्र नेत्र का सफेद भाग श्वेत पटल कहते हैं और यह कार्निया के चारों ओर फैला रहता है, कंजक्टिवा कहते हैं। देखो ध्यान से, इसमें देख लो, दिख रहा है श्वेत पटल। ठीक, तो ये हो गया आपका कंजक्टिवा कहते हैं। इसे आंख का रक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। इसके कार्य क्या है? कंजक्टिवा के कार्य क्या है? तो यह नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करता है, ये नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है, ये आंखों को बाहरी आघात से भी बचाता है। चलते हैं परितारिका पर। तो ये आपका परितारिका है। कह रहा है यह कार्निया के पीछे स्थित होता है। यह गहरा वलयाकार पेशी डायफ्राम है। ये कैसा है? ये कार्निया के पीछे स्थित होता है। यह गहरा वलयाकार पेशी डायफ्राम है। ठीक, तो ये आपका इधर पे हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये आपको दिख रहा होगा कार्य। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। इसका कार्य क्या है? यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अब आ जाओ पुतली पे। तो यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त
स्थान या छिद्र है जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। पुतली, पुतली के कार्य क्या है ये देख लीजिए। तो कह रहा है यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? पुतली। जब परितारिका सिकुड़ती है तो पुतली की साइज कम हो जाती है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है, और जब परितारिका फैलती है तो पुतली का साइज कम हो जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है, और जब परितारिका फैलती है तो पुतली का भी साइज बढ़ जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब चलते हैं नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। तो अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है, जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। कार्य क्या है? यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब चलते हैं समंजन क्षमता पर। कह रहा अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, पक्षमाभी पेशियां। ये मानव नेत्र का ही पार्ट है। तो पक्षमाभी पेशियां, ये पेशियां अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती हैं और यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और उसकी समंजन क्षमता घट जाती है। पक्षमाभी पेशियों का कार्य क्या है? यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। अब चलते हैं काचाभद्रो। यह एक जेली पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग काचाभद्रव घेरता है। कार्य क्या है? यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरता है। अब चलते हैं रेटिना पर। रेटिना का अन्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं और यह नेत्र गोलक का पश्च भाग जो पर्दे का कार्य करता है रेटिना कहलाता है। यह भाग प्रकाश संवेदनशील होता है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है। मतलब प्रतिबिंब रेटिना पर जो बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना के कार्य देख लेते हैं। तो रेटिना के कार्य क्या है कि यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है, क्योंकि प्रतिबिंब को बनने के लिए पर्दा चाहिए, और इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती हैं जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करता है। ठीक, अब चलते हैं दृक तंत्रिका पर, ऑप्टिक नर्व, जिसको दृष्टि तंत्रिका भी कहते हैं। कह रहा है यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ता है। ये क्या होता है? तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ता है। ठीक, कार्य क्या है? रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ये दृष्टि तंत्रिका का कार्य होता है। आगे इसी का एक पार्ट लिखा हुआ है, देखते हैं इसको। कह रहा है ऐसा नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है। जब नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। मानव नेत्र की देखने की सीमा आते यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं कि देखने की सीमा कितनी है। तो देखो कितनी होती है, तो मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकता है। मतलब अगर आंख उसकी सही है तो ये उसकी कम से कम दूरी होती है, कम से कम दूरी, और ये क्या होती है? अधिकतम दूरी। तो अधिकतम, ठीक, दूरी। तो ये हो गया। एक मिनट रुकिएगा, मैंने इसको कर दिया ताकि घूमे ना। ठीक, किसी वस्तु की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और स्पष्ट देखने की अधिकतम सीमा अनंत है। अब अच्छा ये है क्या? तो एक पूछता है कि दृष्टि परास क्या है। तो दृष्टि परास है
25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। ठीक, चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर। कह रहा है निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्याधुनिक स्पष्ट देखी जा सकती है। स्पष्ट देखने की इस न्यूनतम दूरी को निकट बिंदु कहते हैं। सामान्यतः देखने की यह न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, अतः हमें किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसे नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाना चाहिए। अब आते हैं दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं। ठीक, उससे पहले इधर देख लेते हैं ये दूर बिंदु क्या होता है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? अनंत दूरी पर। अब हम बात करेंगे दृष्टि दोष। ठीक, दृष्टि दोष से पहले एक छोटा सा ये है कि दोष है तो मोतिया बिंदु को समझ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड के इसमें एग्जाम आवश्यक नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते, कभी कभी हो सकता पूछ ले। कह रहा मोतिया बिंदु, इसको कैटरैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट। कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है, जिसे लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। कारण क्या है? मोतियाबिंद क्रिस्टलीय लेंस के दूधिया एवं धुंधला होने के कारण होता है। इसका निवारण कैसे होता है? शल्य चिकित्सा के द्वारा, मतलब इसका डायरेक्ट सर्जरी या ऑपरेशन करवा लो, ये सही हो जाता है, तो इसको मोतियाबिंद कहते हैं। लेकिन हमारे जो बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट वो देखो ये है, ये क्वेश्चन दृष्टि दोष क्या होता है। तो दृष्टि दोष क्या है कि कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समझने क्षमता खो देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं जो आपको इसमें पढ़ना है। इसे दृष्टि के अपवर्तन दोष भी कहा जाता है। देखो कौन कौन से होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, इसका मायोपिया कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष का हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और जरा दूरदृष्टिता को प्रेसबायोपिया कहते हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जरा दूरदृष्टिता को क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। पूछ लेता मायोपिया किसका नाम है, तो निकट दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को, और मायोपिया किसको कहते हैं? तो जरा दूरदृष्टिता को मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष पहले नंबर पर हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष मायोपिया में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसी व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। इस लाइन को समझ लीजिएगा कि जिसको निकट दृष्टि दोष है उसका दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है, और प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। मतलब निकट दृष्टि दोष में कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा रेटिना के पहले, रेटिना के पहले बनता है। इस चीज को याद रखिएगा। कारण क्या होते हैं निकट दृष्टि दोष के, वो समझ लो। देखो कारण क्या होते हैं कि निकट, हाँ, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होना, मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये इसका कारण होता है। निवारण क्या है? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में क्या लगता है? अवतल। अवतल लेंस का नाम क्या है? अपसारी लेंस है, याद रखिएगा इसको। किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी मतलब अवतल लेंस। आपसे कभी कभी यहाँ दे देगा कि किस लेंस का यूज करते हैं, तो अवतल उत्तल नहीं होगा, तो याद रखिएगा अपसारी लेंस को अवतल कहते हैं। ठीक, संशोधित किया जा सकता है। दृष्टि दोष के लिए ये तीनों किरण आरेख आपको तैयार करने हैं। किरण आरेख क्या है? देखो, जब इसमें कौन सा है? निकट दृष्टि दोष है। कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। अब देखो निकट दृष्टि दोष नेत्र का दूर बिंदु, दूर बिंदु कहाँ होता है? ये होता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष का
युक्त है तो यहाँ पे देखो प्रतिबिंब बन गया, कहाँ पे बन गया, यहाँ पर। फिर हमने इसको, ये कौन सा लेंस लगाया, अवतल लेंस लगाया, और फिर पूरी पूरी किरणें कहाँ बनने लगी जाके, ये क्या होता है, इसको रेटिना कहते हैं, ये रेटिना पर बनता है। तो इस चीज को याद रखेंगे। उम्मीद है चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इधर आ जाओ, वो खत्म हो गया, इतना ही उसमें पूछता है। अब इसमें किरण आरेख की बात कर रहा है, तो केवल आप किरण आरेख बता दीजिएगा, आप कुछ समझाने की कोई वो नहीं, लेकिन मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं ताकि आप समझ जाओ। कह रहा है, हम जानते हैं कि दूरी बिंदु अनंत पर होता है, ये एक सामान्य स्थिति है, मतलब अगर आंख जो है तो सही है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, मतलब अनंत तक की वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। फिर कह रहा है, परंतु इस प्रकार के दोष में दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक रखी वस्तुओं को तो देख पाते हैं, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका कारण है, यह है कि दूर बिंदु आंख के पास आ जाता है, इसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। स्थिति सेकंड क्या है, चित्र की जो स्थिति सेकंड थी वो ये। थर्ड वाली क्या है, निवारण के लिए। इस स्थिति के निवारण के लिए किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी, याद रखिएगा अपसारी अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। फिर आते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष भी इसको कहते हैं। इसका इंग्लिश में नाम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में कोई वस्तु व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर दूर हट जाता है, मतलब निकट दृष्टि दोष में पास आ जाता है, दूर दृष्टि दोष में दूर चला जाता है। इससे प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के पीछे बनता, मतलब रेटिना के पीछे बनता है। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। यह क्वेश्चन समझ लो फिर से, इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दीर्घ दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर दूर हट जाता है। इससे प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना पड़कर दृष्टि पटल के पीछे बनता है। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। ठीक, कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये इसके कारण क्या है। निवारण क्या है, निवारण के लिए अभिसारी, अभिसारी का मतलब उत्तर, अपसारी अपसारी अवतल लगता है और अभिसारी उत्तल लेंस के द्वारा इसको संशोधित किया जाता है। देखो ये किरण आरेख बने हुए हैं, इसको समझ लो किरण आरेख को। ये पहला वाला है जो नॉर्मल होता है, दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसका निकट बिंदु कहां पर होगा, यहां पर होगा सामान्य स्थिति में। इसमें फिर क्या है, देखो रेटिना के पीछे, ये रेटिना उसके पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। फिर हमने एक लेंस लगाया, लेंस कौन सा है, ये बताओ कौन सा है, दूरदृष्टि इसमें क्या लगता है, उत्तल लेंस, ये हमारा उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस लगाने के बाद देखो ये क्या हो गया, ये हमारा मानव नेत्र कैसा होता है, ये भी हमारा उत्तल होता है, याद रखिएगा। अब दीर्घ दृष्टि दोष के लिए क्या है, ये किरण आरेख। एक सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, जो इस दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से हट जाता है। ऐसे दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर दूर हट जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टि पटल के पीछे बनता है। तो उम्मीद है चीज समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब वो तो खत्म हो गया, अब एक जरा दूरदर्शिता बचा, एक लाइन तीसरे वाली कंडीशन। ये चित्र जो बने हैं उनकी स्थितियां लिखी है, एक दो बार आप वीडियो को पॉज करके या एक दो बार देख लीजिएगा तो उससे समझ में आ जाएगा। एक उपयुक्त क्षमता के संशोधक लेंस द्वारा इस दोष का निवारण किया जा सकता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, अब आते हैं जरा दूरदर्शिता।
कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष के कारण इन्हें पास की वस्तुएं आराम से देखने में कठिनाई होती है, जिसका निम्न कारण है। क्या कारण है? यह दोष पक्षमापी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण होता है और क्रिस्टलीय लेंस की लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। इसको हम लोग जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। अच्छा, निवारण कैसे करते हैं? तो इसके निवारण द्विफोकसी लेंस का यूज करके करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। आप एक शब्द आया द्विफोक्सी लेंस, ये पता नहीं होगा तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। द्विफोक्सी लेंस क्या होते हैं? सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, यह दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है, यह पास की वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सहायक होता है। आजकल संस्पर्श लेंस का प्रयोग दृष्टि दोषों का संशोधन किया जा रहा है। संस्पर्श लेंस का मतलब कॉन्टेक्ट लेंस का मतलब है यहाँ पर। चलते हैं अब प्रिज्म की बात करते हैं। वो मेरा जो नेत्र था और उससे रिलेटेड वो खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रिज्म पर। चलो, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रिज्म अच्छा क्या है? प्रिज्म की परिभाषा लिखिए कि यह एक तिकोना कांच का स्लैब होता है जिसके दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं, ये प्रिज्म होता है। ये एक तिकोना कांच का स्लैब होता है, इसके दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। प्रिज्म कोण क्या है इसको समझो। तो इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। दो पार्श्व फलकों मतलब देखो ये दिख रहा है, ये दिखा। अब एक इधर झुका एक इधर झुका तो इसको हम लोग ये वाला एंगल जो होगा ये प्रिज्म कोण होगा। इसमें ये एंगल होगा ये प्रिज्म कोण होगा। इसमें ये एंगल ले लें ये प्रिज्म कोण होगा। तो जितने भी एंगल पर झुका दिख जाए सब क्या होते हैं? इनको प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक, अब प्रिज्म का प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पीई आपतित है, अभी तो फालतू है। प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर भागती है। अपवर्तन का नियम आपने पढ़ा होगा, वहां क्लियर हुआ होगा। चलते हैं यहाँ नेक्स्ट पे। प्रिज्म भी कांच के घनाकार स्लैब की तरह अपवर्तन के सभी नियमों का पालन करता है। वो तो पता है कि कोई भी अगर परावर्तक पृष्ठ है तो अपवर्तन का नियम फॉलो करेगा। अब आते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम पर। अच्छा, होता क्या है? प्रकाश की किरण किस रंग की होती है? श्वेत रंग की। और इसमें टोटल 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इतने सारे इसमें कलर होते हैं। इन कलर का जो ग्रुप बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो देखो फिर से बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ कह रहा, जब सूर्य के श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न वर्ण क्रमों में विभाजित तो हो जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे वर्णक्रम को विग्योर से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखिएगा नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। विबग्योर, इसका क्या होता है? वायलेट, इसका क्या होता है? इंडिगो, इसका ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हो गया, नीचे लिखा भी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब आते हैं वर्ण विक्षेपण की बात करते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो श्वेत प्रकाश की किरण का अपने अवयवी वर्णों, अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना भी क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश क्या है? कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदस्य स्पेक्ट्रम बनाता है श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक, ये इन्होंने एक न्यूटन ने प्रयोग किया था तो उसका ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। न्यूटन के प्रयोग द्वारा कहते हैं सूर्य के प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बने, मतलब 7 रंगों से सूर्य का प्रकाश
मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। किसके द्वारा अलग होता है? तो याद रखिएगा ये प्रिज्म के द्वारा अलग होता है। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते या मुड़ते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयास किया। तो उन्होंने एक प्रिज्म लगाया था तो एक लाइट थी, यहाँ से 7 कलर में बट गई। फिर उन्होंने एक प्रिज्म उल्टा लगा दिया कि और बटेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो कि 7 ही कलर होते हैं उसमें। तो ये आपका हो गया। चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक घटनाएं एवं वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके बाद थोड़ा सा चैप्टर बचा है, फिर खत्म हो जाएगा। तो प्राकृतिक घटनाओं की बात कर लेते हैं। कह रहा हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं जो कुछ प्राकृतिक कारणों से होती हैं। ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक परिघटनाएं कहा जाता है, जैसे इंद्रधनुष का बनना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना। ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। फिर एक यहाँ पर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल से ऐसे कोण से आपतित होती है कि अपवर्तन के बाद उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है जिस माध्यम से वह आती है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक। क्रांतिक कोण क्या है? इसी से रिलेटेड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, कि वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो या उससे अधिक हो क्रांतिक कोण कहलाता। मतलब अगर कोई किरण ऐसे आती है तो ऐसे वापस हो जाए, सतह पर ना जाए, उसी से वापस निकल जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। अब कह रहा किसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्त। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्तें क्या क्या है वो देख लो। प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के माध्यम की ओर प्रवेश करे, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करे। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से अलग होना चाहिए। मीन्स जो आपतन कोण आई है वो का सॉरी जो अपवर्तन कोण आर है वो आपतन कोण से क्या हो? बड़ा हो। अब वायुमंडलीय अपवर्तन। हमारे वायुमंडल में वायु की समानता 2 परतें, एक गर्म वायु की तथा दूसरी ठंडी वायु की, जो मिलकर भिन्न भिन्न अपवर्तनांकों के माध्यम बनाती है। गर्म वायु हल्की होती है और ऊपर उठ जाती है। ठंडी वायु जो थोड़ी भारी होती है पृथ्वी की सतह की ओर रहती है। ठंडी वायु सघन माध्यम का कार्य करती है, गर्म वायु विरल माध्यम का कार्य करती है। इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में अपवर्तन होता है, इसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासीय स्थिति परिवर्तित होती रहती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बहुत सी परिघटनाएं होती रहती हैं। तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय में सूर्य की आभासीय स्थिति दिखाई देना। ऊपर से जैसे जैसे पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ते जाते हैं वायु का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। अब वायु के अपवर्तनांक के कारण क्या क्या है? तो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश का अपवर्तन। पहला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो यहाँ पर इस बात को समझाया गया। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई पड़े। देखो, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है।
जिसके कारण कोई तारा चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। ये देखो यहाँ पर चित्र बना है, आपके बुक में भी चित्र होगा तो उससे समझ लीजिएगा। अब चलते हैं, कह रहा है ग्रहों का टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं तो इसको छोड़ते हैं। इंद्रधनुष को देख लीजिए, हालांकि आता नहीं है पर एक बार इसको देख लीजिए। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करते हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रकों तक पहुंचते हैं। कृषि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव क्या क्या है? पहला, तारों का टिमटिमाना। दूसरा, अग्निम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, मतलब सूर्योदय जल्दी होता है, सूर्यास्त बाद में। और तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। पहला है कि गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना, ये भी आपका है उसी से। तारों का टिमटिमाता। अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में आएगा या 2-2 नंबर पे करके देगा, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना, समझना और तैयार करना है। बस 6-7 मिनट का वीडियो और बचा हुआ है, 31 मिनट का हो गया है, बस 10 मिनट और लगेगा। पहला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना। दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। चूंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है तथा तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है, कभी धुंधला, तो कभी टिमटिमाहट का प्रभाव है। चलते हैं, कह रहा अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें सूर्य वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर। कह रहा तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तनीय अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका रहता है। अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। गर्म वायु में होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना। गर्म वायु से होकर देखने पर आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। अब आज प्रकाश का प्रकीर्णन देखते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है? बस 2 मिनट का वीडियो और 3 मिनट का है, देखते हैं इसको क्या होता है। टिंडल प्रभाव। जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल को निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। अब उदाहरण क्या, जब धुएं से भरे किसी कमरे में कोई सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण
पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। जब किसी घने जंगल के बितान से सूर्य प्रकाश गुजरता है तो भी टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। चलते हैं, इसका लास्ट पेज है, इसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। ये लिखा है रेले का नियम, जिसको रेले का नियम पढ़ते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थाघात के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थाघात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन किस पर निर्भर करता है? तो प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। बड़े आकार के कण अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, जिस कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग कोहरे तथा धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट स्लाइड है, कह रहा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ये पूछना चाह रहा है। तो इस जगह पर ये होगा आपका कि वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा है। ये कण कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी हैं। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि बादल सफेद क्यों प्रतीत होते हैं? तो बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं। ये सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरण की तरंग दैर्घ्य की सीमा से अधिक है, इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में परावर्तित या प्रकीर्णित हो जाता है। क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्ण अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए हमें श्वेत रंग ही इसका क्या होता है, दिखाई देता है। तो लगभग 40 मिनट की वीडियो और हम लोगों ने पूरा जो चैप्टर 4 कहने का मतलब जो फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम था मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। आपके फेयर में लिखवाया गया होगा, आपको तैयार उससे करना, लेकिन मैंने इस चैप्टर को आपका रिवीजन के माध्यम से एक बार में पूरा रिवीजन करवा दिया है। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।